बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान और आप हैं सार्क आई-टेक कंप्यूटर कॉलेज के स्टूडेंट्स। आपने टैली सॉफ्टवेयर जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुरू कर रखा है। आज इसका मैं थर्ड लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक से ज़्यादा कंपनी के सेटअप जो हैं वो क्रिएट कर रखे हैं हमने टैली में, तो हम उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। आइए आज कुछ मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। किसी एक कंपनी को एज़ यूजुअल सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम सेलेक्ट किया कंपनी को अंजुम खान इंटरनेशनल को, तो आइए अभी हम गेटवे ऑफ टैली में इन अकाउंट्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हम कुछ मज़ीद बिहाइंड द कंपनी सेटअप कॉन्फ़िगरेशन करनी चाहेंगे, कुछ चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे। आप ये जो वर्टिकल बार है इसमें आप देख सकते हो लास्ट पे कॉन्फ़िगर का लफ्ज़ यूज़ किया गया है और इसका शॉर्टकट भी मौजूद है F12। अगर हम F12 को प्रेस करते हैं तब भी कॉन्फ़िगरेशन में हमें ले जाएगा, और अगर हम इसे इसी तरह क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं तब भी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। और इस वक्त इसके बटन्स देखें बिल्कुल ऑफ़ हैं सब के सब। लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी हैं? जनरल कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमेरिक सिम्बल्स, अकाउंट्स, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, वाउचर एंट्री, इनवॉइस ऑर्डर एंट्री, प्रिंटिंग, कनेक्टिविटी, लाइसेंसिंग, शॉप एंड क्विट। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। मैं जनरल पर क्लिक करता हूं तो आइए अब हमारे सामने जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है अंजुम खान इंटरनेशनल कंपनी की वो सामने ये रही। उनको भी कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले कंट्री डिटेल्स हैं, फिर स्टाइल ऑफ नेम्स हैं, स्टाइल ऑफ डेट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स हैं, अदर ऑप्शंस हैं, एट्सेट्रा। तो आइए शुरू करते हैं बाय स्टेप। पहले कंट्री डिटेल्स कहता है यूज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। कहता है विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यू वांट टू यूज़ इन टैली सॉफ्टवेयर, कि आप टैली सॉफ्टवेयर में किस तरह की अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ जो है वो दो तरह की अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चल रही हैं, वेदर यू आर इन इंडिया और पाकिस्तान। पहली बात यह है कि कुछ लोग ब्रिटिश अकाउंटिंग अप्रोच को यूज़ करते हैं फॉर टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, और कुछ लोग फॉलो करते हैं अमेरिकन अकाउंटिंग अप्रोच को। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज़ करना चाहूँगा कि मोस्टली यहाँ पर जो है हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो अप्रोच है जिसको हम अमेरिकन अकाउंटिंग अप्रोच कहते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ब्रैकेट में मैं पढ़ना चाहूँगा सार्क। अब ये सार्क वो नहीं है जिसके आप स्टूडेंट हैं। सार्क कंट्रीज़ का टर्मिनोलॉजी हो सकता है इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एट्सेट्रा। यानी ये सार्क कंट्रीज़ हैं। इनमें से किसी एक का अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं या हम इंटरनेशनल को यूज़ कर सकते हैं। तो भाई इसमें हमने जो अब ये टर्मिनोलॉजी की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। जैसा कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिनसे हमने कस्टमर से पैसे लेना होते हैं उनको हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, और कुछ कंट्रीज़ में उनको डेटर्स बोलते हैं। अब हमारे यहाँ जो है सेल टैक्स बोला जाता है अगर कुछ सेल टैक्स वगैरह चार्ज कर रहे हैं चीज़ों पर, जबकि बरतानिया के अंदर मतलब कि उसके अंदर यू कैन से ब्रिटिश के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, वैड, वैल्यू एडिड टैक्स। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेटर है कि हम इंटरनेशनल को सेट कर दें। क्यों इंटरनेशनल को सेट करें? क्योंकि इंटरनेशनल से मुराद है IAS, और तमाम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इस वक्त पूरी दुनिया में जो यूज़ हो रही हैं वो IAS वालों की यूज़ हो रही हैं, जिनको हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपकी अकाउंटिंग जो आप ICOM में पढ़ते हैं, BCom में पढ़ते हैं, MBA में पढ़ते हैं, वो IAS से ही रिलेटेड है। इसलिए यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। आगे चलते हैं स्टाइल ऑफ नेम्स। जैसे ही मैंने इंटरनेशनल सेलेक्ट किया अल्टीमेटली आगे सिलेक्शन आ गई। क्या? डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस ऑफ नेम्स इन रिपोर्ट्स, कि जब रिपोर्ट्स बनेंगी, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की रिपोर्ट बने, इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट बने, बैलेंस शीट की रिपोर्ट बने, ठीक है, किसी भी तरह की कोई जर्नल एंट्रीज़ की रिपोर्ट्स बने, तो किसी भी तरह की जो रिपोर्ट बनेगी उस पर नेम ओनली किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। तो नेम ओनली आए या नेम एलियस आए या एलियस ओनली। अब नेम ओनली में तो यही है ना कि उस जो भी अकाउंट है, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल है उसका नाम आ जाए हमीद, जमील, या एलियस
यानी एलियस ये है निक नेम, यू कैन से। हम नेम भी लिखते हैं जमील, साथ उसके लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल, तो नेम भी लिखा आएगा, अकाउंट रिसीवेबल भी लिखा आएगा। या नेम भी लिखते हैं, साथ अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं ग्लव्स बायर, कि ग्लव्स खरीदे हैं उसने हमसे, तो इसलिए वो हमारा जो है जमील अकाउंट रिसीवेबल भी है और बायर भी है, हमारा ग्लव्स बायर भी है। तो एलियस उसे बोलेंगे, एलियस मैंने निकनेम। तो मोस्टली गंद डालने की ज़रूरत नहीं है, निकनेम वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नेम ओनली पर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है। स्टाइल ऑफ नेम में जो दूसरा ऑप्शन है वो देखिए क्या है, डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस ऑफ स्टॉक आइटम्स नेम इन रिपोर्ट्स। ज़ाहिर है जब आप स्टॉक पे जा रहे हैं, स्टॉक इन्वेंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप फुटबॉल हैं तो आप फुटबॉल लिख दीजिए, अगर आप जनाबे वाला सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो सर्जिकल के इंस्ट्रूमेंट, डेंटल है, ऑपरेशन है, कौन सा है। तो साथ इधर आप देखिए डिस्प्ले नेम के अंदर एलियस नेम, अगर उसका कोई निक नेम है, डिस्क्रिप्शन नेम उसकी डिटेल देनी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट नंबर, अगर कोई असेंबलिंग यूनिट्स हैं आपके पास कि जिन्होंने असेंबल होके मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ीद फर्दर फिनिश गुड्स तैयार करनी हैं, तो या पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर एलियस है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन है, पार्ट नंबर नेम है। यानी कि अगर आप मुख्तलिफ पुर्जों से मिलाकर कोई चीज़ बना रहे हैं तो इसको जनाबे वाला हम डिफ़ॉल्ट अपीयरेंस ऑफ स्टॉक आइटम्स इन रिपोर्ट्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये आपका स्टाइल ऑफ नेम जो है, तो यहाँ भी मैं आपको यही कहूँगा, तो ये डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरह की नेचर है, कौन सी चीज़ आप सेट करना चाहें। जब आप किसी कंपनी में लगते हैं तो कंपनी आपको खुद भी गाइड करती है, लेकिन मोस्टली चलता जो है वो स्टॉक का नेम ओनली ही रहने दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब स्टाइल ऑफ डेट, कि स्टाइल ऑफ डेट कैसे होना चाहिए, डेज पहले, मंथ्स बाद में, ईयर्स उसके लास्ट में। तो ये एशिया में जो चलते हैं मोस्टली, पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर जो चलते हैं वो इसी तरह हैं, पहले दिन आता है, फिर महीना, फिर ईयर। लेकिन डेट का फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि मंथ, डे और ईयर भी हो सकता है, ईयर, मंथ और डे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो चलता है मोस्टली डेज, मंथ और ईयर है। और अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है। क्लियर जी? तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, टैब के बटन के साथ मैं आगे चल रहा हूँ। सेपरेटर यूज इन डेट, कहता है जो सेपरेटर यूज़ करना है वो डैश यूज़ करना है, या आपने अगर स्लैश यूज़ करना है तो आप स्लैश दे दें, लेकिन ज़्यादातर डैश ही बेटर है, तो डैश ही मैं रहने देता हूँ। आप कीबोर्ड से स्लैश प्रेस करेंगे तो स्लैश भी हो जाएगा, तो डैश ही बेटर है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स कहते हैं जो हिंद से हम लिखते हैं, जो रकमें लिखते हैं। डेसिमल करेक्टर टू यूज़, कि आप डेसिमल करेक्टर क्या यूज़ करना चाहेंगे। तो ज़्यादातर जो डेसिमल करेक्टर है जिसको हम इशारिया बोलते हैं वो पीरियड्स यूज़ होता है, मतलब फुल स्टॉप यूज़ होता है और कोई नहीं यूज़ होता, तो लिहाजा इसको मैं फुल स्टॉप ही रहने देता हूँ। ये कामा भी हो सकता था लेकिन फुल स्टॉप ही होता है डेसिमल के लिए, इशारिया के लिए यूज़ होने वाला जो सेपरेटर है, करेक्टर जो है वो इशारिया, पॉइंट ही होता है, पीरियड ही होता है, फुल स्टॉप ही होता है। थाउजेंड सेपरेटर टू यूज़, कहता है मिसाल के तौर पर मैं भी आपको इसका दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। सपोज़ ये देखिए मैंने वर्ड में एक रकम लिखी है, ये देखिए मैंने 1000 सेपरेटर किया है, ये 100,000 है। तो आप ये देख सकते हैं कि 100,000 को मैंने कैसे सेपरेट किया है कि 100,000, ये सेपरेटर कौन सा यूज़ किया मैंने, कॉमा यूज़ किया है। तो आप भी देखें यहाँ पर आप जो फुल स्टॉप तो इसके लिए यूज़ करेंगे डेसिमल करेक्टर के लिए, और उसके आगे टैब से जब जाएंगे 1000 सेपरेटर्स आपको मैंने समझा भी दिया कि 1000 सेपरेटर क्या है, आप देख सकते हैं 100,000, तो ये कॉमा है कि उसने 100,000 को सेपरेटर करते हुए कॉमा लगाया है। तो मैंने भी इस टैली में देखें क्या करूँगा, मैं भी कॉमा लगा देता हूँ, ऑलरेडी भी कॉमा ही है और कॉमा ही रहने दूंगा। अब आगे चलते हैं, कहता है पुट साइन बिफोर करेंसी यूनिट सिंबल, कहता है करेंसी यूनिट से पहले साइन लगे या ना लगे करेंसी यूनिट का, तो मैं इसको कहता हूँ बिल्कुल जी लग जाए साइन, ताकि करेंसी सिंबल जो है पुट साइन बिफोर करेंसी सिंबल। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ ये। आइए मैं दोबारा वर्ड में एक रकम लिखता हूँ ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। पुट साइन ये है, फ़र्ज़ करें ये मेरा 100,000 जो है जिसको मैं 1 लाख कहता हूँ, ये मेरा माइनस में है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान में माइनस आ जाए, साइन लग जाए इसके दरमियान में, बिफोर करेंसी सिंबल, या इससे पहले साइन लग जाए। ये करेंसी सिंबल से बिफोर है, ये करेंसी सिंबल के बाद है, तो इस तरह के मनफी लगाने का हमें कोई हक हासिल नहीं है, ना हमें लगाने चाहिए, इसलिए ये नो है, इसे आप नो ही रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। क्लियर जी? इसे आप नो ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए मैं इसको नो ही रहने दूंगा
तो आइए आगे चलते हैं। कहता है शो नंबर्स इन मिलियंस एंड नॉट लैक्स। कहता है जो आप रकमें लिखें वो मिलियन में शो करें। व्हाट डू यू मीन बाय मिलियन? तो आइए जरा मैं आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जैसा कि ये 100 लाख है, 100,000 है, सॉरी। आप मैं इसको अगर मिलियन में लिखता हूं तो मैं कहूंगा 0.1 मिलियन, इस तरह मैं लिख लूंगा 0.1 मिलियन, क्योंकि मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसको मैं 0.1 मिलियन कह सकता हूं। भाई के लिए 10 लाख होते हैं ना, इसको मैं 1 मिलियन लिखूंगा तो ये तो गलत समझ ही नहीं आएगी बाज़ औक़ात। तो ज़्यादा बेटर है कि मैं अपने जो नंबर्स हैं उनको मैं मिलियंस में ना ही ज़ाहिर करूं, बल्कि उनको मैं किस में लिखूं, इसमें यू कैन से लैक्स में। तो इसलिए इसको मैं नो कर देता हूं। भाई क्लियर है या नहीं क्लियर? तो ये थे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हमने पहले क्या पढ़ा आपके सामने ही है। सबसे पहले हमने डेसिमल करेक्टर यूज़ किया जो कि फुल स्टॉप है, पीरियड है। 1000 सेपरेटर यूज़ किया जो कि कॉमा है। तो पुट साइन बिफोर करेंसी यूनिट्स, यानी कि करेंसी यूनिट से पहले कोई साइन माइनस या प्लस का, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी रकमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसलिए आगे शो नंबर्स इन मिलियंस, मैंने कहा नहीं, मुझे लैक्स में रकमें बताओ, मिलियंस में मत बताओ, क्योंकि सम टाइम मिलियंस में हमें गलती भी लग सकती है। तो ये था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स। तो आइए लास्ट स्टेप है इस लेक्चर का, वो है अदर ऑप्शंस। तो देखते हैं अदर ऑप्शंस में क्या है। अदर ऑप्शंस में है शो मंथली रिपोर्ट्स विद ग्राफ्स। अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए वो तो मिलेंगी, मगर आप चाहते हैं कि आपको सेल रिपोर्ट ग्राफ में चाहिए कि पिछले साल की सेल्स और इस साल की सेल्स क्या थी क्या नहीं है, वो आपको बता देगा। आपको ये बताएगा कि अभी की सेल्स जो हैं वो ग्राफिकली कैसे हैं। तो अगर आपको ग्राफ्स में चाहिए तो यस रहने दें, वरना मैं इसको वैसे प्रेफर करूंगा कि नो में ही रहें। अगर आप यस में भी कर देते हैं तो रिपोर्ट्स आपको ग्राफ में देगा, डायग्राम में देगा। तो यूज सेपरेटर, सेपरेट मेन्यू टू फाइनल अकाउंट, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नो ही है, तो मैं भी आपको प्रेफर करूंगा नो ही रहने दें। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि यूज सेपरेट मेन्यू फॉर फाइनल अकाउंट ये क्या चीज़ है। ये है कि जब हम एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, तो यहाँ पर हर एक आइटम के लिए वो अलग मेन्यूज बना देगा। तो याद रखिए जितना ज़्यादा गंद आप डालेंगे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, उसको हैंडल करना आपके लिए उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर यही है कि आप कोई अलग मेन्यू ना देखें, एक ही चीज़ के अंदर आपका फाइनल अकाउंट दिखाई दे, रिपोर्ट्स आपकी सेपरेट दिखाई देगी, कोई मसला नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये नो है, आप भी नो ही रहने दें। लेकिन अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट में ये चीज़ शामिल है कि यूज सेपरेट मेन्यू फॉर फाइनल अकाउंट, देन यू विल बी यस, फिर आपको यस करना होगा। तो आगे देखते हैं इग्नोर एरर्स एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग डेटा इंपोर्ट। अब ये क्या चीज़ है? बाय डिफ़ॉल्ट ये नो है, लेकिन मैं पहले आपको ये लाइन जो है पूरी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कहता है इग्नोर एरर्स एंड कंटिन्यू डेटा इंपोर्ट। मिसाल के तौर पर हमने ना पीच ट्री में अपने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, क्विक बुक में मेंटेन किए हुए हैं, हम उनको टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है टैली में इंपोर्ट होते हैं वो थोड़ी बहुत ही कोई एरर दें। तो अगर हम वो चाहते हैं कि एरर जो हैं वो ना आए, अगर एरर आते भी हैं उनको इग्नोर करके डाटा को हर सूरत में इंपोर्ट किया जाए, हम उसे यस कर देंगे। अदरवाइज अगर नहीं तो हम उसे नो कर देंगे। तो मैंने यस कर दिया, मैंने कौन सा कोई डाटा भी इंपोर्ट करना है, लेकिन इट्स डिपेंड्स कि आपने अगर डाटा इंपोर्ट करना है तो बेहतर ये है कि इग्नोर ये वाले इस पॉइंट को आप यस कर दें। तो मैंने भी यस कर दिया, डाटा मैंने इंपोर्ट कोई नहीं करना, लेकिन वैसे यस कर दें या नो करें, इट्स अप टू यू। समझा मैंने दिया है कि इसको कब यस करना है कब नो करना है, कि जब आपने अपना डाटा, अपना कंपनी का सेटअप किसी और सॉफ्टवेयर में बना रखा है और आप वहां से उसको टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं, ले आना चाहते हैं, तो आप इसको यस ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना आपका डाटा जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा, एरर देगा। आगे चलते हैं, कहते हैं एक्सपोर्ट बेस्ड करेंसी सिंबल्स अलॉन्ग विद अमाउंट। अब ये तो बात होती है ना, डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे और नेचर ऑफ बिजनेस पे। अगर तो आप लोकल बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या कोई भी कंट्री अपने मुल्क के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसको हम नो रहने देंगे। और अगर हम एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है हमारा, एक्सपोर्ट करते हैं और हम इस वक्त माल जो है वो बेच रहे हैं जापान को, तो हम यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? यन लिखेंगे। फिर अगर हम जनाबे वाला एक्सपोर्ट बेस्ड करेंसी जो है वो क्या है, अमेरिका से है, तो US डॉलर्स लिखेंगे। तो फिलहाल हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम इसे नो रहने देंगे। और अगर एक्सपोर्ट होगा इसे यस करेंगे और आगे फिर उस मुल्क की करेंसी जो है वो वाज़िया हो जाएगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं एक्सपोर्ट टेबल्स विद मास्टर्स ओनली इन करंट लैंग्वेज। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है टेबल को हमें शो करने की करंट लैंग्वेजेस के अंदर, तो इसको हम नो का नो ही रहने देंगे, यस नहीं करेंगे, ताकि हमें सिंपल टेबल दिखाई दें जिनको हम अकाउंट्स में भी फॉलो कर सकते हैं और जिनको हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा भी होता है। तो जनाब ये था आपका लेक्चर।
जो कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर मुश्तमिल था, जिसके अंदर जो ऑप्शन थी अदर ऑप्शंस हैं, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नंबर्स हैं, फिर उसके बाद स्टाइल ऑफ डेट्स था, उसके ऊपर मैंने एलेबोरेट किया, स्टाइल ऑफ नेम्स है, करेंसी डिटेल, कंट्री डिटेल है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ये आपने अख्ताम को जा पहुंचा। अब मैं इसको जनाब वाला जनरल कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखता हूं तो मेरा वही आएगा जो मैंने कर रखा है। अब मैं इसे क्विट करता हूं, क्विट करता हुआ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। भरपूर तैयारी करें, अच्छे तरीके से इस सॉफ्टवेयर को समझें और इसमें प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को परफेक्ट करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट मैन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।